हेलो दोस्तों। आज फिर आपके सामने आए हैं एक नया टॉपिक लेकर के, और वो है साइकिल ऑफ इरोजन। यानी कि कोई भी जो लैंडफॉर्म पहले बनता है और बनने के बाद वो डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा उसका अपरदन होता है, इरोजन होता है, और वे लास्ट में एक मैदान में पेडी प्लेन या फिर इंसेलबर्ग टाइप के आकृति में बन जाते हैं। तो उसके जो प्रोसेस हैं वो किस किस स्टेज से गुजरते हैं और ये किस प्रकार इसका डेवलपमेंट होता है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है, जिसके अनुसार जेम्स हट्टन ने कहा था कि प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट। यानी कि आज का जो लैंडफॉर्म है इसको हम देख करके ये बता सकते हैं कि ये पास्ट में कैसा रहा होगा। यानी कि प्रेजेंट को देख करके हम पास्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी अरावली है, अरावली का हाइट अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन हम अरावली को देख के ये बता सकते हैं कि ये पास्ट में इसका हाइट बहुत ही लॉफ्टी माउंटेन्स होंगे, ये बहुत बड़े माउंटेन्स हिमालय की तरह ये भी होंगे विशाल। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इसमें बहुत सारे एजेंट ऑफ इरोजन ने कार्य किया, एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने कार्य किया, और अभी ये मतलब इसका हाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो ये हम लोग देख करके इसको प्रेजेंट को देख करके हम लोग इसका प्रिडिक्शन कर दिए। तो इसी पे बेस्ड डेविस एक जो जोग्राफर्स हैं, वो अमेरिका के जोग्राफर्स हैं, तो वो इनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस समय एक चार्ल्स डार्विन, उन्होंने 1839 के आसपास में एक अपना थ्योरी दिया था, जिसके अनुसार से कहा था कि कोई भी मनुष्य जो है उसका जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेज में गुजरता है। पर सबसे पहले वो यूथ स्टेज, उसके बाद मैच्योर स्टेज, उसके बाद फिर वो ओल्ड स्टेज। उससे प्रभावित होकर डेविस ने कहा था कि कोई भी जो लैंडफॉर्म होते हैं वो भी 3 स्टेज में गुजरते हैं। सबसे पहले यंग स्टेज में होंगे, उसके बाद फिर मैच्योर स्टेज में होंगे, उसके बाद फिर ओल्ड स्टेज में होंगे। तो डेविस ये दोनों का बहुत फॉलोवर थे, और इसके आधार पर डेविस का मॉडल आज हम लोग देखने वाले हैं। तो डेविस सबसे पहले जोग्राफर्स थे जिन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में इस तरह से बातें की थी। तो डेविस ने जब इस प्रकार के बातें किए थे तो उन्होंने कुछ एजम्पशन माना था उनके थ्योरी में। तो सबसे पहले वो एजम्पशन क्या मानते हैं कि कोई भी जो लैंड फॉर्म है वो सबसे पहले कोई लैंड फॉर्म है उसका क्या होगा कि रैपिड अपलिफ्टमेंट होगा। मतलब कि ये कहते हैं डेविस कि बहुत कम समय में उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। एक बार जब अपलिफ्टमेंट हो जाएगा उसके बाद ही उसका इरोजन होगा। ऐसा डेविस कहते हैं कि जैसे ही कोई लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट हो गया उसके बाद डिफरेंट एजेंट ऑफ इरोजन के द्वारा उसका इरोजन होगा और उसका हाइट कम होगा। फिर कहते हैं डेविस कि जो एजेंट ऑफ इरोजन है, क्योंकि डेविस जो थे वो उन्होंने ह्यूमिड टेम्परेट रीजन देखा था, अमेरिका का एपलेशियन माउंटेन्स ये सब देखे थे वो, इसलिए वो जो कि वहाँ तो वहाँ जहाँ पर डेविस देखे थे वहाँ पे रिवर जो था वो मेन एजेंट ऑफ इरोजन था। लेकिन बाकी इसलिए डेविस भी ये कहते हैं कि जो रिवर है वो ही मेन एजेंट ऑफ इरोजन है। ये डेविस का एजम्पशन है। डेविस कहते हैं कि वंस मतलब कि एक बार जब ये लैंडफॉर्म बन जाते हैं तो जितने भी उसका जो लैंडफॉर्म में जो डेवलपमेंट हुआ तो वही उसका मेन सोर्स है पोटेंशियल एनर्जी का। यानी कि नदी मान लीजिए कि यंग स्टेज में बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी रहता है, तो उसका एनर्जी का कारण है वो जो लैंडफॉर्म में जो पोटेंशियल एनर्जी गेन किया वो है उसका एनर्जी का कारण। जैसे जैसे रिवर अपने मतलब यंग स्टेज से मैच्योर स्टेज में आते जाती है उसका स्लोप डिक्लाइन होने लगता है, तो उसके में एनर्जी कम होने लगती है। और फिर इस प्रकार से डेविस ने ये सब एज्यूम किया था। तो अब हम देखते हैं कि डेविस का क्या थ्योरी है। तो डेविस का जो थ्योरी है वो ट्रियो पे बेस्ड है। ये कहते हैं डेविस कि कोई भी जो लैंड फॉर्म है वो 3 चीज़ का फंक्शन होता है। पहला होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है प्रोसेस,
और तीसरा होता है स्टेज। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। डेविस कहते हैं कि कोई भी जो लैंडफॉर्म है वो उसका कितना इरोजन होगा, उसका कैसा डेवलपमेंट होगा, वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई रॉक है, उसका स्ट्रक्चर है कि वो हार्ड रॉक है, रेसिस्टिव रॉक है, तो इसका इरोजन कम होगा। और कोई रॉक है उसमें फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका इरोजन कितना होगा। कोई लैंडफॉर्म है उसका स्लोप ज़्यादा है तो उसका इरोजन ज़्यादा होगा। कोई किस प्रकार का, मान लीजिए कि कोई सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है तो उसका इरोजन बहुत जल्दी से हो जाएगा। कोई ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ है तो उसका इरोजन कम होगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में। फिर दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि उस पर कौन कौन से एजेंट कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई लैंडफॉर्म है, उस पर एंडोजेनेटिक फोर्स काम करेंगे, एक्सोजेनेटिक भी फोर्स काम कर सकते हैं। सेम लैंडफॉर्म है, उस पर अगर रिवर है तो वो डिफरेंट प्रकार की स्थलाकृति बनाएंगी। कोई ग्लेशियर है तो उस पर अलग प्रकार की स्थलाकृति बनाएगी। मान लीजिए कि कोई रिवर है, वहाँ पे रिवर आपने अभी यंग स्टेज में है तो वहाँ पे वाटरफॉल बनाएंगी, रैपिड्स बनाएंगे। लेकिन वही लैंडफॉर्म में अगर रिवर अपने मतलब ओल्ड स्टेज में रहेंगी तो डेल्टा का निर्माण कर देंगी। मान लीजिए कि ग्लेशियर है तो वो जो अपने टोपोग्राफी बनाती हैं, बहुत सारे टोपोग्राफी बनाते हैं, ग्लेशियर बनाते हैं, विंड बनाते हैं, वो लोग अपने अपने टोपोग्राफी बनाने लगेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है किसी लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में। तीसरा बात करते हैं वो स्टेज का, और डेविस सबसे ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं स्टेज पे ही। वे कहते हैं कि कोई भी जो लैंडफॉर्म है उसके डेवलपमेंट में स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कोई भी रिवर है तो कोई भी लैंडफॉर्म है तो वहाँ पे कोई रिवर मान लीजिए बह रही है तो वो पहले अगर यंग स्टेज में है तो यंग स्टेज में वो अपना अलग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट करेंगी। फिर मैच्योर स्टेज में आएंगी तो अलग करेंगे, और फिर ओल्ड में आएंगी तो अलग करेंगी। तो वो हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के लैंडफॉर्म डेवलप करेंगे। डेविस ने जो ग्राफ दिया था, ये दिया था टाइम का, इधर टाइम बढ़ रहा है और इधर है एल्टीट्यूड। डेविस ने कहा था कि कोई भी लैंडफॉर्म पहले सडन अपलिफ्टमेंट करेगा, सडन अपलिफ्टमेंट करेगा, उसके बाद ये बहुत कम समय में होगा, अपलिफ्टमेंट आएगा, उसके बाद फिर वो यंग स्टेज में आएगा। तो यंग स्टेज में कोई भी अगर रिवर होती है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है उसके पास में, तो वो क्या करती है लैंडफॉर्म में बहुत अंदर तक काटती है, वैली डीपनिंग करती है। ना कि वो वैली वाइडनिंग नहीं करती है उतना ज़्यादा, पर वो डीपनिंग करती है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, इसलिए वो वी शेप्ड वैली बनाएगी इस प्रकार की। उसके बाद फिर मान लेते हैं यहाँ से ये हो गया यंग स्टेज, दूसरे में आ जाएंगे मैच्योर स्टेज। तो इसमें यू शेप्ड वैली बनाने लगेगी रिवर्स। ये हो गया मैच्योर, और इधर आ जाएंगे ओल्ड। तो ओल्ड स्टेज में रिवर अपने लास्ट स्टेज में आ जाएंगे। और फाइनली वो मोनेडनॉक्स का निर्माण करेंगे। स्मॉल राउंडेड हिल्स को कहते हैं मोनेडनॉक्स। तो डेविस ने कहा था कि कोई भी रिवर जब वो अपने यंग स्टेज में रहते हैं तो वे क्या करते हैं कि गॉर्ज, डीप गॉर्ज का निर्माण करेंगी, वी शेप्ड वैली का निर्माण करेगी, और फिर उसमें सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, वो वाटरफॉल्स का निर्माण करेंगी, रैपिड्स बनाएंगी, कैटरैक्ट्स बनाएंगी। इस प्रकार के स्ट्रक्चर वो यंग स्टेज में बनाते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही रिवर मैच्योर स्टेज में जाती हैं तो वो वैली डीपनिंग कम कर देती हैं और वैली वाइडनिंग ज़्यादा करने लगती है। उसके पास एनर्जी कम हो जाता है, जिसके कारण कि क्या होता है कि रिवर मिएंडर करने लगती है, अपने जैसे कि चल रही है तो ऐसे ऐसे मिएंडर करेगी। वो फास्ट मतलब
स्ट्रेट लाइन में नहीं फ्लो करके मिएंडर करने लगती हैं रिवर। और फिर जब लास्ट ओल्ड स्टेज में जाती है रिवर, तो वहाँ पे रिवर बहुत डेविस कहते हैं जब ओल्ड स्टेज में जाते हैं रिवर, तो उसके पास खुद के सेडिमेंट को कैरिंग कैपेसिटी नहीं रह पाती है, जिसके कारण कि वो बहुत ज़्यादा मिएंडर करने लगती है और फिर वो डेल्टा फॉर्मेशन करती है, ऑक्सबो लेक बनाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई रिवर है, मान लीजिए कि कोई रिवर ऐसे ऐसे बह रही है, तो ये बहुत ज़्यादा जब मिएंडर करने लगेगी, इसके पास एनर्जी बहुत कम रहेगा, तो ऐसे ऐसे मिएंडर करेगी। तो क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा मिएंडर करने लगेगी, तो क्या होगा कि जब नदी बहेगी ऐसे करके, तो ये यहाँ पर ना जा करके सीधे इसमें आ जाएगी। ऐसे मान लीजिए कि कोई रिवर बह रही है, तो वो क्या करेगी रिवर, जब बहुत ज़्यादा मिएंडर करती है, तो ये यहाँ पे आकर के सीधे इसमें मिल जाएगी, यहाँ पे आकर के ऐसे मिल जाएगी। तो ये जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। ये इसका मेन रिवर से कनेक्ट कट जाएगा। तो इस प्रकार से जब रिवर बहुत ओल्ड हो जाती है, तो वो इस प्रकार के ऑक्सबो लेक्स का निर्माण करती हैं। ये डेविस के थ्योरी हैं। उसके बाद आते हैं अब डेविस का क्या क्या लिमिटेशन है। तो डेविस ने जो थ्योरी दिया, उसमें बहुत सारे लिमिटेशन देखे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डेविस ने कहा कि जो लैंडफॉर्म है उसका डेवलपमेंट होता है, वो अपलिफ्टमेंट, सबसे पहले लैंडफॉर्म में जो अपलिफ्टमेंट होता है, तो डेविस ने कहा कि ये सडन अपलिफ्टमेंट होता है। सडन अपलिफ्टमेंट डेविस ने जो थ्योरी दिया था वो 1899 में ईस्वी में दिया था, जबकि आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वो 1960 के दशक में आई थी। तो डेविस को उस समय उतना पता नहीं था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो वे कहते हैं कि कोई भी जो लैंडफॉर्म बनता है वो सडन अपलिफ्टमेंट होता है, जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने ये प्रूव किया है कि सडन कुछ भी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सालों बीत जाते हैं उस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने में। दूसरा डेविस कहते हैं कि जब अपलिफ्टमेंट हो जाएगा उसके बाद ही उसका इरोजन चालू होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। रिवर अपलिफ्टमेंट का वेट नहीं करेगी कि जब अपलिफ्टमेंट हो जाएगा उसके बाद हम इरोजन चालू करेंगे। दोनों कार्य साइमल्टेनियसली चलते रहता है। दूसरा डेविस का जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट है, वो बहुत ज़्यादा ओवर इम्फेसिस करते हैं टाइम पे। वो कहते हैं कि डेविस का जब तक साइकिल चलता है, मतलब ओल्ड सबसे तीनों जो स्टेज है उनका, तो वो उस स्टेज में डेविस कहते हैं कि उतना समय तक मतलब कोई ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म स्टेबिलिटी का कंडीशन रहना चाहिए लैंडफॉर्म पे। जबकि ऐसा नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं कि ये प्लेट्स आर ऑलवेज इन मोशन, प्लेट हमेशा मोशन में है, वे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उतना समय तक प्लेट स्टेबिलिटी नहीं रह सकती है। दूसरा है कि डेविस कहते हैं कि कोई भी जो लैंडफॉर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज में होता है, मतलब कि और साइकिल में होता है। पहले यंग है, फिर मैच्योर है, फिर ओल्ड आएगा। तो उसके बाद के जियोग्राफर जैसे पेंक हैं, ये कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है, ये फेज पे डिपेंड करता है। यानी कि मान लीजिए कि अभी एंडोजेनेटिक प्रोसेस है और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, दोनों हो रहा है, और उसका कितना मतलब कि लैंडफॉर्म की जो हाइट है वो कितनी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है। अगर एंडोजेनेटिक फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उसकी मतलब कि हाइट कम हो जाएंगी। तो ये इस फेज पे डिपेंड करता है। डेविस ने मतलब ये टाइम पे ज़्यादा इम्फेसिस दिया था। फिर देखते हैं कि डेविस ने कहा था कि रिवर को मेन एजेंट ऑफ इरोजन कहा है डेविस ने। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये जो डेविस ने अपने जो थ्योरी दिया है उसको नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन कहा है, और उसमें कहा है कि रिवर इज़ द मेन एजेंट। अब तो इससे मतलब ये नहीं पता चलता है कि डेजर्ट कोई अगर एरिया है या फिर मान लीजिए कोई
कोस्टल एरिया है या फिर ग्लेशियल एरिया है, तो वहाँ पे इरोजन, तो वहाँ पे तो नदी नहीं करेगी, वहाँ पे तो दूसरे एजेंट रहेंगे इरोजन करने के लिए, तो वहाँ पे तो इनका अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो फिर कहते हैं डेविस कि कोई भी जो लैंडफॉर्म है उसके अंत स्टेज में जो स्ट्रक्चर बनता है वो मोनेडनॉक्स बनता है, यानी कि स्मॉल राउंडेड हिल्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। जबकि ऐसा देखा जाता है कि जितने भी लैंडफॉर्म हैं उसके अंत में जो रिवर होती है वो खुद भी उतने ज़्यादा सेडिमेंट को कैरी नहीं कर पाते हैं, और सब जगह इस प्रकार के मोनेडनॉक्स का निर्माण नहीं हो पाता है। फिर है कि डेविस का जो थ्योरी है वो एजम्पशन पे बेस्ड है, इसे साइंटिफिक नहीं इसको कहा जा सकता है। तो ये सारे डेविस के डिमेरिट्स हो गए थ्योरी के। अब फिर देखते हैं कि डेविस के जो थ्योरी हैं उसके मेरिट क्या क्या हैं। तो डेविस के ने जो थ्योरी दिया था वो बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक है, तो जिसके कारण कि इसको पढ़ने में समानता सहजता होती है, तो ना केवल जोग्राफर्स बल्कि स्टूडेंट भी इसे पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है कि डेविस का जो थ्योरी है ये लैंड ऑब्जर्वेशन में बहुत यूज हो सकता है। और फिर ये जो डेविस का जो थ्योरी है चॉर्ले नामक जोग्राफर्स ने कहा है कि इनका जो ये जो थ्योरी है वो इतना ज़्यादा सिंपलिस्टिक है कि ये 1899 में थ्योरी आया था, और इतने सालों के बाद 120-22 साल के बाद भी आज ये पढ़ा जाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा साइंटिफिक है और मतलब इतना ज़्यादा सिंपलिस्टिक है, और ये मतलब इसके जो साइकिल हैं, साइकिल ऑफ इरोजन के कारण इसमें एक साइक्लिसिटी बनी हुई है, जिसके कारण कि इसे पढ़ना आसान होता है। तो इस प्रकार से अगर डेविस पे क्वेश्चन आता है तो हम लोग लिख सकते हैं। थैंक यू।